दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रोटेशन। रोटेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम पुराने चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन शुरुआत के जो 2-3 एपिसोड्स होंगे उनमें हम उन्हीं पुराने कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे हम रोटेशन के जो डीपर कंसेप्ट्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, सो दैट हमारा एक इजी फ्लो बन जाए और हमें रोटेशन अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिजिड बॉडी मोशन से। रिजिड बॉडी मोशन, अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है रिजिड बॉडी और एक है मोशन। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका अपना साइज हो, जिसका अपना मास हो, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ठोस है, ठीक है, ये रिजिड है, इसका अपना एक मास है, इसका अपना एक साइज है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन मतलब जो कोई चीज मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। मोशन को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, और एक होता है जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन। अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल मोशन की तो उसमें भी फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्वीलिनियर। अब ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है उसको जरा समझते हैं। सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पे मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं। जैसे कि सोचिए मेरे पास एक इस तरह की कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और एक पॉइंट को मैंने बी बोल दिया है। अब ये जो रिजिड बॉडी है ये किसी इंस्टेंट पे यहां पे थी, ऐसे थी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट को जो कनेक्टिंग लाइन है वो मान लीजिए वर्टिकल है, ये है t=0 इंस्टेंट पे। अब हमने क्या किया, हमने इस रिजिड बॉडी को मूव करना स्टार्ट किया, बट ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है कि ए जो है वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बी जो है वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और सोचिए किसी अगले इंस्टेंट पे ये यहां पे पहुंच गई है, ठीक है। ये आपका t=t1 इंस्टेंट पे ये जो रिजिड बॉडी है ये यहां पे आ गई है। लेकिन इस मोशन में इंटरेस्टिंग क्या है, जो हमारा ए पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और जो दोनों की कनेक्टिंग लाइन है ए और बी की, वो हर इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे देखो, वो हमेशा वर्टिकल रहती है, ठीक है, हर इंस्टेंट पे वर्टिकल रहती है। तो इस तरह से मान लीजिए रिजिड बॉडी मूव कर रही है। ये मेरे पास रिजिड बॉडी थी, ये टाइम के साथ ऐसे मूव कर रही है सच दैट ए जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और बी भी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और ए एंड बी को कनेक्टिंग लाइन ऑलवेज क्या रहे? वर्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं मोशन को, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन जो इन दोनों का कनेक्टिंग लाइन है वो वर्टिकल है। अब हम इस रिजिड बॉडी को मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं कि ए जो है वो ऐसे कर्व पे मूव कर रहा है और बी जो है वो ऐसे कर्व पे मूव कर रहा है। तो अगर आप किसी दूसरे इंस्टेंट पे इसको देखते हो, किसी अलग इंस्टेंट पे अगर आप रिजिड बॉडी को ऑब्जर्व करते हो, सोचिए रिजिड बॉडी यहां से यहां पे आ गई है, जो ए पॉइंट था वो यहां पे आ गया है और बी पॉइंट जो है वो यहां पे आ गया है t=t1 इंस्टेंट पे। ये t=0 इंस्टेंट पे था
और ये t इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे यहां पे पहुंच गया है। अच्छा, जो कनेक्टिंग लाइन है वो हर इंस्टेंट पे क्या है, वर्टिकल ही है। चाहे आप यहां पे देखो, चाहे आप यहां पे देखो, चाहे आप यहां पे देखो, कहीं पे भी देखो, जो ए और बी को जो कनेक्टिंग लाइन है वो हमेशा वर्टिकल ही रहेगी। जरा देखिए किस तरह से मूव कर रहा है, ये ए एंड बी थे, वर्टिकल थी कनेक्टिंग लाइन। अब ए जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे कर्व में ऊपर नीचे होके चल रहा है, ऐसे कर्व बना रहा है। बट इंटरेस्टिंग यहां पे यह है कि ए एंड बी को जो कनेक्टिंग लाइन है वो हर इंस्टेंट पे क्या रहेगी, चाहे आप यहां पे देखो, यहां पे ए थोड़ा सा इस पोजीशन से नीचे आ गया है, बट जो कनेक्टिंग लाइन है वो ऑलवेज वर्टिकल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्विलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या होता है, कर्विलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से, तो ए का पाथ कर्वी है, बी का पाथ भी कर्वी है, बट दोनों को जो कनेक्टिंग लाइन है वो ऑलवेज पैरेलल रहती है, ठीक है। इन दोनों ही केस में पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी, पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे, और जो पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। जैसे आप इस इंस्टेंट पे देखो, इस इंस्टेंट पे जो ए की वेलोसिटी है वही बी की वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। हर इंस्टेंट पे बराबर होगी ए एंड बी की वेलोसिटी, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ऐसे ही किसी भी इंस्टेंट पे ए की जो एक्सेलरेशन होगी वही आपकी बी पॉइंट की भी एक्सेलरेशन होगी। ट्रांसलेशनल मोशन की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप ये बस ध्यान रखिए, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो चाहे कर्विलिनियर हो। जैसे जब ये रिजिड बॉडी इस पोजीशन पे थी, सोचिए यहां पे थी, तो यहां पे थी तो वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इधर रही होगी, तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो भी इस इंस्टेंट पे इधर ही रही होगी। इसकी अपनी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, वही एक्सेलरेशन इसकी भी होनी चाहिए थी, ठीक है। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बराबर होगी ट्रांसलेशनल मोशन में, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो चाहे वो कर्विलिनियर हो, ठीक है। रिजिड बॉडी की बात हो रही है, ध्यान रखिए, दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, यहां पे हम प्योर रोटेशन की बात करेंगे भाई। तो रोटेशनल मोशन में सोचिए हमारे पास अगेन रिजिड बॉडी है, सेम वही रिजिड बॉडी ले लेता हूं मैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये ट्रांसलेट नहीं कर रहे पॉइंट कहीं, ठीक है। मतलब ए और बी को जो कनेक्टिंग लाइन है वो वर्टिकल है, बट वो वर्टिकल नहीं रहती अब हमेशा, ठीक है। वो किसी एक्सिस के अबाउट अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। कौन सी एक्सिस, वो कोई भी हो सकती है। सोचिए जैसे कि ये था ऐसे, अब आपकी तरफ मैं एक एक्सिस ले लेता हूं बिल्कुल सेंटर से, और उस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर देता हूं, ठीक है, रोटेट कर देता हूं। तो अब ये प्योर रोटेशन के अंडर आ गया है। अब इस मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जरूरी नहीं है कि मैं इसका जो सेंटर है उसी के अबाउट इसको रोटेट करूं, मैं इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी इसको रोटेट कर सकता हूं। जरा देखिए, ये यहां पे है और इसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या होगा ये, अब इसको हम बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये है हमारे पास, तो सोचिए इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अब कई बार मोशन ऐसे भी होते हैं जिनमें रिजिड बॉडी जो है वो आगे भी जा रही है और उसकी जो कनेक्टिंग लाइन है ये वर्टिकल भी नहीं रहती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये जो रिजिड बॉडी है ये आपकी ऐसे जा रही है और ऐसे घूमते हुए जा रही है, ऐसे घूमते हुए जा रही है, जैसे कोई टायर है, वो जो टायर है वो जब सरफेस पे घूमता है, रोल करता है, तो उस केस में अगर उस टायर के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, जरा देखिए, अगर मेरे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस पे मैं कोई टायर ले लेता हूं, ये कोई टायर है, ये इसका सेंटर है, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं P, तो जब ये टायर आगे की तरफ मूव करेगा तो इस पॉइंट P का पाथ को अगर आप देखोगे तो P का पाथ जो है वो ऐसे है, जो पॉइंट P है ये इस तरह से इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। मतलब ये जो रिजिड बॉडी है, जो टायर वाली बॉडी है, ये रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है। इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर होगा वो हमेशा आगे ही चलता रहेगा ऐसे, और इसके जो दूसरे पॉइंट होंगे वो आगे भी जा रहे होंगे और नीचे भी जा रहे होंगे, वो कर्व भी बना रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों ही इंक्लूड हो गए हैं। इसको हम बोलेंगे जनरल प्लेन मोशन। इस तरह के मोशन को बोला जाता है जनरल प्लेन मोशन। आप इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी थी, तो ए एंड बी पॉइंट, ये पूरी रिजिड बॉडी आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, रोटेट करते हुए आगे जा रही है, ठीक है। तो इसमें रोटेशन भी आ जाएगा और ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जनरल प्लेन मोशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास, हमें इस चैप्टर में रोटेशन को समझना है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रोटेशनल मोशन पे रहेगा। तो बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, ठीक है, उसको जरा एक बार समझते हैं।
सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। यहां पे मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका अपना एक साइज है, इसकी अपनी एक शेप है, सोच लीजिए, और ये रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट। यहां पे कोई एक्सिस ले ली हमने, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ कुछ चीजों को डिफाइन करना होगा। जैसे कि अगर मैं इस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं P, और मैं इस P पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करूं, तो जो P पॉइंट का मोशन होगा ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये एक सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि बॉडी पूरी रोटेट हो रही है तो उसके अंदर हर पॉइंट रोटेट हो रहा है फिर इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को उठा लूं और उस पॉइंट के पाथ को ट्रेस करूं तो वो क्या बना रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कल बना रहा होगा। कुछ r रेडियस, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r रेडियस का एक सर्कल बना रहा होगा। अब इस P पॉइंट की हमें पोजीशन को डिफाइन करना होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना होगा, इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा। तो इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ कुछ टर्म्स बना रखी हैं, और वो क्या टर्म्स है, सबसे पहले तो एक होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट एंगल में मेजर की जाती है कि कितना रेडियन वो डिस्प्लेस हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको लिखा जाता है थीटा से, ठीक है। ऐसे ही होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा से, और ये ओमेगा किस में लिखा जाता है, किस में मेजर की जाती है, रेडियन पर सेकंड में। मतलब एक सेकंड में कितना रेडियन जो है घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियन में मेजर की जाती है, कितना रेडियन वो डिस्प्लेस हुआ है। जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके पॉइंट की, उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो रेडियन में मेजर की जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में देखी जाएगी, कितना रेडियन एक सेकंड में मूव हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से लिखते हैं, और ये होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। अब सुनिए, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर नहीं होती, ठीक है। खासकर अगर मैं लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, डी थीटा जो है वो वेक्टर होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। कैसे फॉलो करती है वो आगे चल के हम समझेंगे, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि जो डी थीटा होता है, स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है, वो एक वेक्टर होती है, बट जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है। वो वेक्टर नहीं होती भाई, उसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो सब वेक्टर होता है। वेक्टर होता है, उनकी डायरेक्शन भी होती होगी। तो डायरेक्शन को कैसे आप यहां पे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए आप ये समझिए कि ये रिजिड बॉडी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो जिधर ये रोटेट कर रही है उधर अपनी फिंगर्स को रोटेट करो, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करो। जो थंब होगा वो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा। तो अगर फिलहाल मैं इस यहां पे बात करूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो थंब जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ दिखाएंगे। अगर मैं इस एक्सिस को x बोल दूं और इधर की एक्सिस को मैं y बोल दूं, तो ऊपर की जो एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, ठीक है। x आपका इधर मैंने बोल दिया, y इधर बोल दिया, अंदर की तरफ y बोल दिया, तो x से y जब हाथ घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ जो है वो z आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो ओमेगा की जो डायरेक्शन है मेरी वो z एक्सिस की तरफ है। अब आइए अल्फा। अल्फा की जो डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, वो ओमेगा की तरफ भी हो सकती है या उससे ऑपोजिट होगी। अगर टाइम के साथ ओमेगा बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा की जो डायरेक्शन आएगी वो ओमेगा की तरफ ही आएगी। और अगर टाइम के साथ ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है तो अल्फा की जो डायरेक्शन आएगी वो एक तरह से ओमेगा के ऑपोजिट आएगी, अगर ओमेगा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि जो अल्फा जो होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी।
अल्फा की जो वैल्यू होती है वो डी ओमेगा बाई डी टी होती है। इसका मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा पॉजिटिव है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा जो है वो नेगेटिव है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी उसका नेगेटिव होगा अल्फा की डायरेक्शन, ठीक है। उस डायरेक्शन को, उस नेगेटिव साइन को डायरेक्शन में ले लो ना भाई आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा क्या होता है। ऐसे फिर अगर आप ओमेगा को डिफाइन करोगे ना, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। इस तरह से आप ओमेगा को लिख सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं और मैं एक बार इनकी डायरेक्शन को सेम मान लूं, चलो कि भाई जो ओमेगा की डायरेक्शन है और जो अल्फा की डायरेक्शन है सेम आ रही है, मतलब टाइम के साथ ओमेगा मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में इन दोनों की डायरेक्शन हट जाएगी, ठीक है। ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी जेड कैप, वही इसकी भी जेड कैप होगी, जेड कैप हटा दो तो यहां से जो रिलेशन है, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूं भाई। अब मैं बोथ साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अल्फा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूं भाई, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे ये जो ओमेगा है इसको मैं लिख देता हूं डी थीटा बाई डी टी, और यहां पे आ गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहां से डी टी को हटा देता हूं भाई, ये डी टी जो है इसको रिमूव कर देता हूं, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। याद रखिए ये एक कमाल की रिलेशन आ गई है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कुछ रिलेशंस आ गई हैं जिनके हम फर्दर कुछ और नई चीजों को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रोटेशन जब कोई भी चीज होती है तो कैसे चीजों को मेजर किया जाता है, कैसे चीजों को लिखा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम क्या देखते हैं, वो कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, या उसकी जो पोजीशन है वो पहले कोई इनिशियल पोजीशन रही होगी फिर कोई फाइनल पोजीशन रही होगी, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है उसको हम एंगल से देखते हैं कि कितना एंगल वो डिस्प्लेस हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। अब इसी को अगर मैं ये बोलूं कि भाई सोचिए कोई रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो फिर हम इन इक्वेशंस को फर्दर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो ये मेन इक्वेशंस है, यही इक्वेशंस हैं जो आगे लेके अपने को चलेंगी। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में अल्फा की वैल्यू चलिए अल्फा नॉट रख देता हूं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फा नॉट डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब मैं इसमें इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड। थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, सोचिए थीटा आई से कुछ थीटा तक चल गया। इनिशियल एंगल क्या था, इनिशियल पोजीशन क्या थी, थीटा आई। थीटा आई कोई एंगुलर पोजीशन रही होगी इनिशियल, और वहां से आप किसी जनरल एंगल थीटा तक जा रहे हो। ये मैंने वेरिएबल लिमिट रखी है भाई जानबूझ के, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, ये होगा ओमेगा आई से लेके ओमेगा तक, ठीक है। ओमेगा आई क्या है, जब एंगुलर पोजीशन मेरी थीटा आई थी तो उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी रही होगी ओमेगा आई, ठीक है। तो ओमेगा आई से लेके ओमेगा तक ये जा रहा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा अल्फा नॉट इंटू थीटा माइनस थीटा आई इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। इस 2 को इधर ले आओ, ठीक है जी। अब इस माइनस ओमेगा आई को भी इधर ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, किसी भी जनरल इंस्टेंट पे जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर प्लस 2 अल्फा नॉट इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ है, थीटा माइनस थीटा आई, ठीक है। ये तो वही बन गया भाई जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह अल्फा नोट आ गया और एस की जगह पे ये थीटा माइनस थीटा थीटा ही आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से इस रिलेशन को हम देखेंगे, यहां से ये चीज को डिराइव कर सकते हो। और जरा देखिए, अगर मैं ये रिलेशन की बात करूं तो इस रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूं, इस रिलेशन से मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो है डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी थीटा क्या होगा, वो होगा ओमेगा डी टी।
ठीक है भाई, ऐसे लिख सकता हूं। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा। सोचिए टाइम मेरा 0 से t तक जा रहा है और 0 पे थीटा की वैल्यू है थीटा आई और t टाइम पे थीटा की वैल्यू है थीटा टी। वेरिएबल लिमिट डाली ना, तो यहां पे वेरिएबल लिमिट डाल दो। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो थीटा टी माइनस थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा डी टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि मैंने कैसे लिखा है ये। ठीक है, तो यहां से आप थीटा टी को कैसे लिखोगे बताओ जरा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे थीटा टी निकालना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन निकालनी हो किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो होगी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा आई प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक ओमेगा डी टी। इस तरह से आप पोजीशन को निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जरा इस रिलेशन की बात करते हैं। इस रिलेशन से भी हमें नई चीज देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी जरा देखिए। ये तो अल्फा नोट है क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं भाई, तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा नॉट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सही है, इस डी टी को इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा अल्फा नॉट डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, यहां पे बन जाएगा डी ओमेगा। ठीक है जी, अब जरा इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। इधर सोचिए 0 से t कर रहा हूं तो 0 पे वेलोसिटी है ओमेगा आई, t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है ओमेगा आई, और t इक्वल टू t टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा t है। सोचिए t टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा t। तो अगर मैं यहां से इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इधर बन जाएगा ओमेगा t माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू टी। यहां से ओमेगा t जो आएगा इट कम्स आउट टू बी ओमेगा आई प्लस अल्फा नॉट टी, ये आ जाएगा। इसका मतलब t टाइम पे जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा नॉट इनटू टी। ये वही बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वो वाली रिलेशन बन गई है। तो यहां से आप इस तरह से लिख सकते हो। अब सुनो, जो ओमेगा टी होता है ये क्या होता है, ये होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो अगर मैं डी टी को इधर ले आऊं और बोथ साइड फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो जरा देखिए ये क्या बनेगा। इसी के नीचे लिख देता हूं, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा नॉट टी डी टी, और इंटीग्रेट कर देता हूं मैं 0 से लेकर t तक, और 0 पे जो इनिशियल पोजीशन है वो है थीटा आई और t टाइम पे जो फाइनल एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा t। तो अगर मैं यहां से सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा t माइनस थीटा आई। थीटा t t टाइम पे जो एंगुलर पोजीशन है वो माइनस थीटा आई, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस एल्फा नॉट टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो भाई, एक बार जरा देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो क्या बन गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपने पहले पढ़ी थी वही रिलेशन यहां पे भी आ गई है। बस वहां पे जो यू टी की जगह होता है, यू तो होता है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसकी जगह ओमेगा आई आ गया। ठीक है, और ए की जगह अल्फा नोट आ गया, बस और कुछ नहीं है। और जो एस होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो हमने डिराइव की है भाई, उनको ध्यान रखिए। जो ये रिलेशन है ये तो जनरल रिलेशन है, ये हर जगह एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये जो रिलेशन है ये जनरल रिलेशन है। लेकिन इनका एक सबसेट है ये। अगर एक्सेलरेशन को मैं कांस्टेंट कर दूं तो हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएंगे, एक ये, ठीक है, एक हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूं भाई। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, एक ये, एक हमारे पास ये रिलेशन हो गई है जो आपने लीनियर मोशन में पढ़ी थी ना, बिल्कुल वही है, और एक आपकी जो लास्ट रिलेशन हमने डिराइव की है ये आ गई है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ आया। अब एक और चीज को जरा देखते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सोल्व भी किए हुए हैं सर्कुलर मोशन में, आप इसको एक बार जरा देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को सो दैट एक फ्लो बन जाए हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, बॉडी रोटेट कर रही है, बट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट अंडर सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इस पॉइंट की अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी बतानी हो
किसी भी इंस्टेंट पे, तो कैसे बताएंगे उसको जरा देखते हैं। मैं यहां पे रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, यहां से रब कर देता हूं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं टॉप व्यू देखूं इस पॉइंट के मोशन को, इस जो पॉइंट मूव कर रहा है उसके पाथ को अगर मैं देखूं और ऊपर से देखूं, तो मुझे कैसा नजर आएगा? मुझे सर्कल नजर आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर इसी रिजिड बॉडी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, आपकी तरफ घुमा दूं, जो ऐसे से घूम रही है ना, इसको अगर मैं आपकी तरफ घुमा दूं 90 डिग्री, तो आपको ऐसे से घूमता हुआ नजर आएगा। ये जो पॉइंट पी है ये ऐसे से घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट का जो मोशन होगा वो मुझे सर्कल में नजर आएगा। जेड एक्सिस मैंने अब आपकी तरफ कर दिया, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई है। जो जेड एक्सिस पहले यहां पे थी, अब वो आपकी तरफ हो गई है जेड एक्सिस। और ये मेरा पॉइंट पी था, सोचिए किसी इंस्टेंट पे यहां पे था ये, और ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रही है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखते हो, सोचिए उस पी पॉइंट की पोजीशन जो है किसी भी रैंडम इंस्टेंट पे यहां पे है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि dt टाइम में बताओ कितना, कहां पे पहुंचेगा ये, तो dt टाइम में ये d थीटा मूव कर जाएगा भाई, ये यहां पे आ जाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये कितना मूव हुआ है dt टाइम में, तो ये आर्क लेंथ ही तो मूव किया है, बहुत स्मॉल आर्क लेंथ है भाई। t टाइम पे यहां पे था और t प्लस dt टाइम पे कहां पे पहुंच गया? जस्ट अगले इंस्टेंट पे पहुंच गया। कितना एंगल रोटेट हुआ है? ये d थीटा एंगल रोटेट हुआ है। d थीटा इसके एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेस हुआ है, ये आप ये समझिए, ठीक है। तो ये जो आर्क लेंथ ये मूव किया है, ये कितना मूव किया है? r d थीटा। इसकी अपनी एक r भी तो होगी ना, रेडियस सर्कल की, ठीक है। तो r d थीटा जो है ये मूव हुआ है dt टाइम में। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं, ये जो है ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई है भाई, ध्यान देना। r d थीटा क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा लीनियर डिस्प्लेस हुआ है कितने टाइम में? dt टाइम में। तो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या होगी? आर डी थीटा डिवाइड बाई dt, सिंपल, ठीक है, आर डी थीटा बाई dt। तो डी थीटा बाई dt क्या होता है? आर ओमेगा, ये बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डायरेक्शन ओमेगा वाली नहीं है। यहां पे आप मैग्नीट्यूड तो सही निकाल लिया आपने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर दिया, मैग्नीट्यूड तो आ गया, पर डायरेक्शन किधर आएगी इसकी? इसकी जो डायरेक्शन आएगी, याद रखिए मैंने आपको बताया भी था, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो कर्व के टेंजेंशियल होती है। जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उस पाथ के टेंजेंशियल होती है। इसका मतलब यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी, ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी। लेकिन यहां पे डायरेक्शन तो हमें नहीं पता चली भाई। यहां से हम डायरेक्शन कैसे लिखें? ये डायरेक्शन कैसे आएगी? ओमेगा की तरफ हम नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि ओमेगा तो बाहर की तरफ है, ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है। तो इसलिए हमें डायरेक्शन को और यहां पे देखना होगा। अब डायरेक्शन को कैसे देखें, उसके लिए एक काम करते हैं, जरा देखिए, अगर मुझे v को डायरेक्शन के साथ लिखना हो तो मैं लिखूंगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो ओमेगा किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। यहां पे अगर आप ओमेगा देखोगे तो बाहर की मतलब आपकी तरफ है, और आर वेक्टर क्या है? डाउनवर्ड। इस इंस्टेंट पे जब ये यहां पे था तो आर वेक्टर डाउनवर्ड था, तो आर इधर था, ओमेगा इधर था। ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो इस तरफ आएगी ना भाई, तो इसका मतलब यहां पे अब देखो डायरेक्शन भी आ गई है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। वैसे एक और तरीका भी है इसको लिखने का, ठीक है, और वो क्या तरीका जरा देखिए। सोचिए किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे था, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं इस एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं एक कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। सोचिए मैंने यहां पे कोई रैंडम पॉइंट लिया और यहां से मैंने इसको मिला दिया। इस वेक्टर को मैं आरपी वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। और ये जो एंगल है इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं कि ये एंगल मेरा फाई है। तो अब एक काम करता हूं, अब जरा मैं ओमेगा क्रॉस आरपी करना चाह रहा हूं। ओमेगा को इस ओमेगा क्या है? ओमेगा जेड की तरफ है। ये जो आरपी है इसके साथ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या होगा जरा देखिए, वो बनेगा ओमेगा क्रॉस आरपी के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा आरपी कोस फाई जो कि जेड की तरफ होगा, ओमेगा की तरफ ही होगा वो, आरपी कोस फाई,
जेड कैप की तरफ होगा, और एक क्या हो जाएगा बताओ जरा, एक हो जाएगा आरपी साइन फाई, आरपी साइन फाई, और आरपी साइन फाई क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड आर कैप की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, आरपी साइन फाई इससे बाहर की तरफ होगा। ठीक है भाई, सोचिए ना ऐसे ना, पॉइंट जो है वो समवेयर यहां पे है, ये है मेरा आरपी, ठीक है, तो एक आरपी का जो साइन फाई होगा वो इस एक्सिस से बाहर की तरफ होगा ना, रेडियली आउटवर्ड, इसका ये जो कंपोनेंट होगा ना साइन फाई वाला, ऊपर वाला ही तो आएगा, ये ऊपर वाला आरपी साइन फाई आएगा ना, और ये इस एक्सिस से बाहर की तरफ होगा, इसलिए मैंने इसको रेडियली आउटवर्ड लिख दिया है आर कैप। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी जेड कैप की तरफ है और ये भी जेड कैप की तरफ है, तो यहां से तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा क्रॉस, इसके साथ तो जीरो आएगा, केवल ये बचेगा आरपी साइन फाई आर कैप, ये बचेगा। और आरपी साइन फाई को आर लिख सकते हो भाई आप, आरपी साइन फाई तो यही लेंथ होगी ना भाई, इसको आप आर लिख सकते हो, और डायरेक्शन आर कैप की तरफ है तो आर वेक्टर लिख देता हूं मैं इसको, तो बन जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। आई होप आपको समझ आया, और इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो है ना, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आरपी से, वेयर आरपी इज, आरपी जो है इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट से इस पी पॉइंट की जो एक तरह से जो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो वेक्टर वो होगी, वेक्टर लोकेशन जो होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको हम आरपी बोलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हम दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों को समझिए भी, दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है केवल यहां से सेंटर से देखना होता है हमें आर, एक्सिस से किसी भी पॉइंट से देखो भाई, उस पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो वेक्टर है उसको ड्रॉ कर लो, और उसके साथ फिर ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आपको लीनियर वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब एक काम करते हैं, हम लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं जरा लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल देता हूं, तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं और लीनियर एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन पॉइंट पी की जो होगी वो होगी dvp बाई dt, ये होगी भाई लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो बन जाएगा d बाई dt ऑफ ओमेगा क्रॉस आरपी, आप ऐसे लिखोगे भाई, ओमेगा क्रॉस आरपी इस तरह से लिखोगे, या इसको ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर आरपी नहीं लिखना ओमेगा क्रॉस आर लिख दो, एक ही बात है। तो अब जरा देखिए, इस पी पॉइंट की जो लीनियर एक्सेलरेशन आएगी, इट कम्स आउट टू बी, एक तो इसमें डी ओमेगा बाई डी टी आएगा क्रॉस आर वेक्टर, प्लस एक आएगा ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये बनेगा भाई, सही बात है, ये दो चीजें आएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब जरा देखो, अगर मैं इसको लिखूं, ये जो चीज है ये बन गया एल्फा, एल्फा क्रॉस आर वेक्टर, एक तो ये हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस, अब ये जो चीज है ना इसको देखना होगा हमें, डी आर बाई डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर यहां से यहां तक का है आर वेक्टर। एक काम करते हैं, इसको टॉप व्यू से देखते हैं। तो टॉप व्यू में हमें एक सर्कल नजर आएगा, और सोचिए किसी इंस्टेंट पे पी पॉइंट यहां पे है, ये जो वेक्टर है ये है हमारा आर वेक्टर, इसमें अपनी एक मैग्नीट्यूड है, अपनी एक डायरेक्शन है। अगले इंस्टेंट पे अगर मैं देखूंगा तो यहां से समवेयर यहां पे पहुंच चुका होगा, हल्का सा मूव कर चुका होगा, तो मैग्नीट्यूड तो वेरी नहीं करेगा, बट जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब है जो आर वेक्टर होता है उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आर तो मेरा यूं का यूं रहेगा, मुझे आर कैप का क्या लेना होगा बताओ, आर कैप का डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, आर कैप का डेरिवेटिव लेना होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, ध्यान से देखो, बट जो डायरेक्शन है उसका हमारे पास क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव लेना होगा। अब सवाल यह कि डायरेक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, ये कैसे देखें, तो डायरेक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो जरा समझते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसे यूनिट लेंथ का सर्कल ले लेता हूं, एक ऐसा सर्कल ले लेता हूं जिसकी रेडियस 1 है, और यहां पे इसकी लेंथ जो है वो तो 1 होगी, डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन को मैं आर कैप लिख रहा हूं, और क्योंकि मैग्नीट्यूड मेरा 1 है तो इसको 1 आर कैप लिख सकते हो, इस वेक्टर को आप 1 आर कैप लिख सकते हो, सही बात है। अगले टाइम में ये यहां से यहां पे आ गया है, तो अगर आप चेंज को देखें कि कितना बदलाव हुआ है इस आर कैप में, तो वो जो बदलाव है वो इतना हुआ है, ये बदलाव हुआ है, इसको मैं आर कैप प्राइम बोल देता हूं, जो
स्मॉल टाइम के बाद, dt टाइम के बाद जो बनेगा वो r कैप प्राइम बन जाएगा। और ये जो वेक्टर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d थीटा, इसको इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं ना भाई, d थीटा बोल देता हूं ना। तो 1 तो इसकी लेंथ होगी, तो आर्क लेंथ कितनी बनेगी, 1 d थीटा बनेगी ना। तो d थीटा, थीटा कैप लिख देता हूं मैं, इस डायरेक्शन को थीटा कैप लिख देता हूं, ठीक है। थीटा कैप डायरेक्शन ये होगी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आर कैप प्राइम इज इक्वल टू आर कैप प्लस डी थीटा थीटा कैप। किसी को एतराज तो नहीं है भाई? थीटा कैप डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप। थीटा कैप को टेंजेंशियल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वो थीटा कैप डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो आर कैप प्राइम माइनस आर कैप कम्स आउट टू बी डी थीटा थीटा कैप, ऐसे लिख सकता हूं भाई। ये क्या बन गया? अच्छा, इसको डिवाइड बाय dt कर देता हूं और इधर भी डिवाइड बाय dt कर देता हूं। अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो चेंज इन r है, dr कैप बन गया ना ये। तो dr डिवाइड बाय dt, और इधर क्या बन गया, ये बन गया d थीटा बाय dt, और ऑब्वियसली ये वेक्टर है यहां पे, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, dr बाय dt क्या बन जाएगा, d थीटा बाय dt, और डायरेक्शन किधर आएगी, थीटा कैप की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। ध्यान रखिएगा अभी, ये जो वैल्यू आएगी ये थीटा कैप की तरफ आएगी। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, क्रॉस में क्या लिखूंगा, यहां पे क्रॉस में क्या लिखूंगा, मुझे ये लिखना होगा भाई, आर तो मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, और एक आ गया ओमेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं ओमेगा के साथ वेक्टर नहीं लगा सकता। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये वो तो ये आ जाएगी, बट जो डायरेक्शन आएगी वो थीटा कैप की तरफ आएगी। अब ये डायरेक्शन को कैसे हम हैंडल करें भाई? डायरेक्शन जो है वो एक तरह से टेंजेंशियल है, थीटा कैप। थीटा कैप क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल है भाई डायरेक्शन। यहां पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंशियल है, कर्व के टेंजेंशियल है ये डायरेक्शन, ये जो डेरिवेटिव लिया इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है। तो इसको हम कैसे देखें, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जरा देखिए, ये बन जाएगा अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस, इसको जरा देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा क्रॉस आर, जरा चेक करके देखते हैं। ओमेगा किधर है, ओमेगा है जेड कैप की तरफ, वो बाहर की तरफ है। आर कैप, आर वेक्टर मेरा इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर कैप करोगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा ही तो आएगी, तो यहां से डायरेक्शन थीटा आ जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ आया? आई होप आपको समझ आया। तो ये एक तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ जरा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट जो बनेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट जो आएगी किसी भी इंस्टेंट पे, वो बनेगी अल्फा क्रॉस आर, और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको जब आप करोगे ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा, और डायरेक्शन किधर बनेगी बताओ जरा। इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी आएगी, वो आएगी आर कैप, मतलब आर वेक्टर। जब इसको सोल्व करके देख लो ना, अल्टीमेटली यही आएगा, आप चेक करके देख लो, ठीक है। इसमें बैक कैप वाला फॉर्मूला लगा दो ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसमें बैक कैप का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी पॉइंट पी की, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा नेगेटिव के साथ। अब जरा देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एक अलग नाम देंगे और इसको एक अलग नाम देंगे। इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब ये कर्व के नॉर्मल है और टुवर्ड्स द सेंटर है। ये देखो माइनस लगा हुआ है यहां पे, माइनस ऑफ आर डायरेक्शन, तो आर तो रेडियली आउटवर्ड है, उसका माइनस अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इस पी पॉइंट की, वो अंदर टुवर्ड्स द सेंटर होगी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ आया। ये बनेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये बनेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई चीज रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके जो पॉइंट होते हैं, पी कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन आएंगी भाई। ऑब्वियसली वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जो ओमेगा है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो उसके बाद दो एक्सेलरेशन आएंगी, एक एक्सेलरेशन आएगी टेंजेंशियल, जो इसके जो पाथ होगा उस पॉइंट का उसके टेंजेंशियल होगी, और एक एक्सेलरेशन जो आएगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ये माइनस को इसके अंदर ही इंक्लूड करो ना, माइनस आर कैप है ना, इसको ऐसे लिख लो ना भाई, यहां पे आप प्लस करके इसके आगे माइनस लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी माइनस आर कैप की तरफ आएगी, इसका मतलब अंदर की तरफ आएगी। तो एक होगी टुवर्ड्स द सेंटर,
इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपल बेसिक रोटेशन की टर्म्स को समझा रहा हूं कि जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट होती है तो उनकी जो कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, उनकी एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं, या वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, पोजीशन कैसे देखी जाती है, उन सब चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।